देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वम तुम्हीश्वरी देवी चराचरस्य। दोस्तों जय माता दी। आज हम वृषभ राशि के अक्टूबर माह के भविष्य फल को लेकर आए हैं और 3 नक्षत्रों में कृतिका के अंतिम 3 चरण, रोहिणी के चारों चरण और मृगशिरा के पहले 2 चरणों में ये वृषभ राशि पाई जाती है। हम वृषभ राशि के फलादेश की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ ग्रह गोचरी व्यवस्था के अनुसार कौन से ग्रह उनके अच्छे नक्षत्रों में हैं और कौन से उन्हें कष्ट देने वाले हैं, इनकी भी बात करेंगे और उपाय भी करेंगे। अक्टूबर का महीना सनातन धर्म के 2 बड़े और महान त्यौहार दशहरा और दीपावली, बहुत ऊर्जावान ये माह रहने वाला है। तो उस ऊर्जा को हम भी कुछ समेटेंगे। आनंद का तो माह है, तो आप दशहरे पे और दीपावली पे जैसी आप पूजन करते हैं उसके अलावा और आपको क्या विशेष करना चाहिए, ये बात भी हम आज की डेट में करने वाले हैं। तो हम एक एक ग्रह की बात करेंगे, हर घर की बात करेंगे, परंतु एक सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना कि अक्टूबर माह आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके कैरियर और व्यवसाय में स्थिरता बनी रहेगी, परिवार में आनंद और सहमति भी बनी रहेगी। कितनी अच्छी बात है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं। पहले पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करें और पारिवारिक जिम्मेदारियों को जरूर निभाएं। अनावश्यक खर्च और किसी से भी वाद विवाद से बचें और गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। और घर में तुलसी का पौधा तो सबके रहता ही है, इतवार छोड़ के रोज उसे जल दें। अब हम आपके ग्रही व्यवस्था की बात करते हैं। ये 1 अक्टूबर की कुंडली है। चंद्रमा हमने अष्टम लिख दिया है, तो आप टेंशन में नहीं रहें, ये 1 आध दिन में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो चंद्रमा की बात हम नहीं करेंगे, बाकी सब ग्रहों की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका व्यक्तित्व, आपका लग्न, आपके विचार, आपकी आंतरिक ऊर्जा कैसी रहने वाली है, इसकी बात करते हैं। तो आपके लग्न के जो मालिक हैं वो आपके संपत्ति भाव में बैठे हैं और अपने मित्र शुक्र के साथ बैठे हैं, परंतु बैठे सूर्य की राशि में, और सूर्य से शुक्र का अच्छा रिलेशन नहीं होता है। परंतु फिर भी मैं एक बात बताऊं कि ये शुक्र जो है वो लगाव के ग्रह हैं और केतु अलगाव के ग्रह हैं। बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन होता है शुक्र और केतु का। तो हमारा परिवार से लगाव भी होगा, हम धन संपत्ति चाहते भी हैं, और फिर हमारा मन भी होगा कि नहीं यार अभी अपन अपना काम कर लेते हैं। थोड़ी सी इस भावना से बचना चाहिए। आप गणपति जी की पूजन करेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे। दूसरे धन भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं और गुरु महाराज यहां से अपने घर यानी अष्टम भाव को देख रहे हैं। अच्छा, गुरु बैठे कहीं हो परंतु इनकी दृष्टि में तो अमृत होता है। तो अष्टम भाव मतलब पीड़ा तो कम करेंगे, परंतु यह है कि गुरु बहुत ज्यादा धनदाता नहीं है, परंतु परिवार के कुटुंब के संबंध अच्छे होंगे, वाणी में आपकी निखार आने वाला है और पीड़ा कम मिलेगी। हो सकता है कोई संपत्ति आपको मिल जाए, क्योंकि अष्टम घर को वो देख ही रहे हैं। यहाँ पे पराक्रम का भाव है, पराक्रम में चंद्रमा की राशि है, उतार चढ़ाव, संवेदनशील, छोटे भाई बहनों से संवेदनशील रिश्ते रहेंगे। फिर इसकी बात करें तो हम कर ही चुके हैं पहले 5वें घर की बात। सूर्य और बुध आपके पंचम भाव में बैठे, बुध अपनी राशि में बैठे। बुध बुद्धिमान है, क्या बुद्धि चलेगी आपकी, बहुत अच्छी आपकी बुद्धि चलेगी। और सूर्य यहाँ पे बैठे हैं तो रिलेशन में, मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में, आनंद में थोड़ी सी डिटेक्टरशिप लाने से बचना चाहिए। अच्छा रहेगा, आनंद आएगा। अधिकार जमाने की कोशिश थोड़ी कम करिए। वैसे आप वृषभ राशि के जातक हो, मेहनत करना आपको पसंद है, जुट के काम करते हो, आर्टिस्टिक हो, ये सब चीजें हैं। मंगल बैठ गए आपके ही लग्ने इसकी राशि में। मंगल ऊर्जा वाले, गर्म ग्रह शुक्र, रुका हुआ पानी, ठंडे ग्रह, परंतु यहाँ पे मंगल शत्रुनाशी तो है। एक बात ध्यान से सुनिए, छठे घर के मंगल शत्रुओं का नाश तभी करते हैं जब हम अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लें। तो यहाँ के मंगल बहुत शुभ होते हैं। फिर यहाँ पे भी मंगल की राशि और यहाँ बैठे हैं तो
पारिवारिक संबंधों को ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप से अच्छे व्यवहार करने की कोशिश करिए। हालांकि आप करेंगे नहीं, परंतु करिए। फिर यहाँ ये तो गुरु यहाँ देख ही रहे हैं, 10 और 11 भाग्येश और कर्मेश लाभेश बन के बैठे हैं, इसे राजयोग कहा जाता है। शनि महाराज बता रहे हैं कि भाग्य और कर्म दोनों लाभ है। अभी बकरी चल रहे हैं, जब मार्गी हो जाएंगे तो आपको और आनंद होने लगेगा नवंबर दिसंबर में, परंतु पूरे अक्टूबर में तो ये मार्गी रहेंगे। एक और बात बता दूं, मैं यहाँ पे गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि की बात कर लेता हूं मैं, तो 3, 7 और 10 दृष्टि होती है, 1, 2, 3। जब यहाँ पे शनि तीसरे नंबर पे देखेंगे तो थोड़ा सा आलसीपन आपको लाएंगे, काम टालने की आदत आप में आएगी। मत टालना, किसी भी हालत में मन को समझा लेना और ईमानदारी से काम करना। 7वीं दृष्टि सामान्य दृष्टि होती है, परंतु जब शनि महाराज की 10वीं दृष्टि की बात करें तो 7, 8, 9, 10 अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में ठीक है, थोड़ी पुरातत्व विभाग, धन संपत्ति, रिसर्च वगैरह के काम में थोड़ी सी विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। जब हमने शनि की दृष्टियों की बात की तो गुरु महाराज को कैसे छोड़ सकते हैं, तो गुरु महाराज की 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, तो मंगल की ऊर्जा को नियंत्रित करेंगे, बुद्धिमत्ता देंगे। और फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि हो गई, 9वीं दृष्टि आपके कर्म पे पड़ रही है, जहाँ राहु महाराज बैठे हैं। जब राहु हमारे कर्म भाव में बैठे रहते हैं तो थोड़ी सा राजनीतिक एटीट्यूड आ जाता है। उस राजनीतिक एटीट्यूड का मतलब समझना, वो कहते हैं कि जो आंखों से काजल चुराने की क्षमता रखता है वो राजनीति में बहुत सफल होता है। तो यहाँ पे राहु महाराज को ऐसा ही करवाने की कोशिश करते, परंतु नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि गुरु महाराज ने उन पर कंट्रोल कर लिया है, लगाम कस दी है। इसलिए आप अच्छे हो तो अच्छे ही रहने वाले हो। अब एक बात यह है कि सूर्य यहाँ से 17 तारीख को 6ठे भाव में आ जाएंगे, तो यहाँ सूर्य भी शत्रुनाशी होते हैं। और मंगल यहाँ पे 27 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, और जब 27 तारीख को यहाँ मंगल आएंगे तो फिर थोड़ा सा पार्टनर से थोड़े से संबंध अच्छे आपको रखने चाहिए। और इसके बाद देखिए आप यहाँ पे आगे बुध 2 तारीख को यहाँ आ जाएंगे, और फिर 24 तारीख को यहाँ आ जाएंगे। जब बुध यहाँ आ जाएंगे तो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। और बुध के बाद गुरु 19 तारीख को, गुरु महाराज 19 तारीख को यहाँ पर आ जाएंगे, आपको भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। पराक्रम में तो थोड़ा आलसी बना देंगे, पर भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। कहते हैं कि गुरु जहाँ रहते हैं उसमें थोड़ी कमी कर देते हैं, परंतु जहाँ देखते हैं उसे बहुत वृद्धि कर देते हैं। तो 3 जगह देखते हैं तो 3 गुनी वृद्धि होती है, इसलिए खुश रहने वाली बात है ये। और फिर शुक्र 9 तारीख को यहाँ से शुक्र यहाँ पे जो है वो हमारे 9 तारीख को शुक्र आपके 5वें भाव में आ जाएंगे। जब 5वें भाव में शुक्र आएंगे तो थोड़ा सा रोमांटिक बनाते हैं, थोड़े से अपने विचारों पर नियंत्रण करने की ज़रूरत महसूस होती है। ये बात तो हमारी हो गई। मैंने बोला मैं दशहरा और दीपावली की विशेष पूजनों की बात करूँगा, और यहाँ पर मेरा एक ऐप है जिसमें फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हैं जो आपको अवेलेबल हैं। आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो नीचे लिंक में से, और उस फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हो। न्यूमरोलॉजी वहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं केपी की क्लास शुरू करने वाला हूँ, कृष्ण मूर्ति पद्धति, और उनके लिए करने वाला हूँ जिन्हें कुछ नहीं आता, मतलब जीरो से हीरो वाली हो। जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ आता उनके लिए भी है, जिन्हें बहुत कुछ आता उनके लिए भी है, क्योंकि हम उसमें सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आप जरूर कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं आपके ग्रह कौन कौन से नक्षत्रों में बैठे हैं, उन नक्षत्रों की। तो सबसे पहले सूर्य हस्त नक्षत्र में बैठे हैं। हस्त नक्षत्र में सूर्य बैठे, क्योंकि जब ग्रह अच्छे नक्षत्र में बैठे होते हैं तो बुरी जगह भी अच्छा फिर देते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि ये वाला भाव 6ठा भाव है, रोग, रिपु और ऋण का है, परंतु ये सेवा का भी भाव है। यदि कोई यहाँ पे बुरा ग्रह बैठा है तो वो रोग, रिपु और ऋण की जगह आपको सेवा का भाव दे सकता है, भी अच्छे नक्षत्र में बैठा है। और मान लो ये लाभ का भाव है और यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है, वो बुरे नक्षत्र में बैठा है, तो वो लाभ नहीं देगा। तो इनका उपचार करना जरूरी है। और सिंपल सी बात है, नक्षत्रों के बीज मंत्रों का जप करेंगे। वो बीज मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बस आप नक्षत्र याद कर लेना कि किसके करने हैं। और 3 नक्षत्र वाले जातक हो आप, मतलब वृषभ राशि 3 नक्षत्रों में आती है, तो आप ध्यान से सुनना कि कौन से नक्षत्र के लिए कौन सा बीज मंत्र कब करना है। तो सुनिए आप जरा। सबसे पहले सूर्य
हस्त नक्षत्र में है 11 तारीख तक, केवल अक्टूबर 11 तक हस्त में है। और यहाँ पे जो आपका कृतिका नक्षत्र है वो संपत्ति है, तो आपको आनंद है। कृतिका नक्षत्र वाले मजे करो, कमाई करो आप। फिर इसके बाद दूसरा जो नक्षत्र है रोहिणी, उसका जन्म नक्षत्र है, आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई होगी, आप अच्छे से काम कर रहे होंगे। और तीसरा नक्षत्र है मृगशिरा, मृगशिरा के लिए तो अति मित्र हैं। अरे मोर पंख तो लेके घूमना शुरू कर दो, इस समय आनंद है तीनों नक्षत्रों के लिए। सूर्य भगवान 11 तक ठीक है, परंतु 24 तारीख को ये आ जाएंगे स्वाति नक्षत्र में, सॉरी जो 11 तारीख को ये चित्रा में आ जाएंगे, 24 की बात भी करेंगे। 11 तारीख को चित्रा आ जाएंगे, तो फिर आपके कृतिका नक्षत्र के लिए ये हो गए वध नक्षत्र। तो आपको चित्रा नक्षत्र के बीज मंत्र की रोज एक माला करनी चाहिए 11 तारीख से लेकर 24 तारीख तक। आपके लिए जैसे ही सूर्य 11 तारीख को चित्रा में आएंगे, सूर्य थोड़ी सी समस्या देने लगेंगे। वो कहीं पे भी है, वैसे भी आपके छठे घर में आ रहे हैं, वो थोड़ी समस्या देंगे। और समस्याओं से बचने के लिए चित्रा नक्षत्र का बीज मंत्र करिए। और फिर यहाँ पे संपत है, रोहिणी के लिए अच्छे हैं, और जन्म है मृगशिरा के लिए, इन दोनों के लिए अच्छे हैं। बस प्रॉब्लम केवल किसकी जा रही है? कृतिका नक्षत्र की जा रही है। फिर 24 तारीख को फिर सूर्य नक्षत्र बदलेंगे, इसलिए रात की बात है, जल्दी नक्षत्र बदलते हैं। तो पहले के लिए तो क्षम हो गए, मतलब कृतिका नक्षत्र को अब हील करेंगे। अभी समस्याएं दिए ना, अब हील करने आ गए हैं। और फिर इसके बाद वध नक्षत्र बन गए हैं रोहिणी के लिए। अब रोहिणी को स्वाति नक्षत्र का बीज मंत्र करना चाहिए, रोज एक माला। हर नक्षत्र का बीज मंत्र डिस्क्रिप्शन में है। और संपत नक्षत्र बन गए हैं आपके मृगशिरा के, तो आनंद है, आनंद उठाइए सूर्य के इस गोचर की। कहीं पे भी हो, संपत नक्षत्र में है, संपत्ति तो देने वाले हैं। सूर्य के बाद मंगल की बात करें तो मंगल स्वाति नक्षत्र में, और मैंने बोला है कि स्वाति नक्षत्र में ये क्षम है, आपके कृतिका नक्षत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु रोहिणी नक्षत्र के लिए बद है, इसलिए इसका आपको जाप करना है, बीज मंत्र का जाप। और संपत नक्षत्र है मृगशिरा के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो मंगल भी थोड़ी सी स्वाति में है, इसलिए एक ही माला सूर्य और मंगल दोनों ठीक होंगे। कब करना है ये भी मैंने बता दी, परंतु 12-10-25 के बाद ये विशाखा में आ जाएंगे। 12-10-25 के बाद जब विशाखा में आएंगे तो ये कृतिका नक्षत्र के लिए प्रत्यारी होंगे। अब कृतिका नक्षत्र को विशाखा का एक माला बीज मंत्र, एक माला में 2 मिनट लगते हैं बस, बीज मंत्र करना चाहिए। क्षम हो गए आपके रोहिणी के लिए तो अच्छी बात है, बद हो गए मृगशिरा के लिए। मृगशिरा नक्षत्र वालों को तो जरूर एक माला इसके बीज मंत्र की कर लेनी चाहिए। अब हम बुध की बात करते हैं। बुध चित्रा नक्षत्र में है, और चित्रा नक्षत्र हम पहले भी समझ चुके हैं। तो चित्रा नक्षत्र बद है, कृतिका के लिए संपत है, रोहिणी के लिए और जन्म है मृगशिरा के लिए। केवल कृतिका नक्षत्र वालों को आपको चित्रा नक्षत्र की, वैसे सूर्य के लिए भी आप माला कर रहे थे तो दोबारा नहीं करनी, चित्रा में सभी संभलेंगे। फिर स्वाति में आ गए तो स्वाति की बात भी यही है। स्वाति की यदि हम बात करते हैं तो स्वाति में ये है क्षम, वध और संपत। तो केवल रोहिणी वालों को इसका जब स्वाति का करना चाहिए। और फिर जब विशाखा में ही आ गए, विशाखा में आ गए तो विशाखा के लिए हम पहले भी देख चुके हैं कि विशाखा नक्षत्र है कृतिका के लिए प्रत्यारी, बीज मंत्र पढ़ना पड़ेगा। कृतिका को विशाखा नक्षत्र का बीज मंत्र करना पड़ेगा। क्षम है आपके रोहिणी नक्षत्र के लिए, वो खुश रह सकते हैं। वध है आपके मृगशिरा नक्षत्र के लिए, तो इन्हें भी बीज मंत्र विशाखा का करना पड़ेगा। अनुराधा में तो 27 को जाएंगे बुध, इसलिए अगले महीने बात करने वाले हैं। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है और पूरे महीने पुनर्वसु में रहने वाले हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है। गुरु जो हैं वो कृतिका नक्षत्र के लिए प्रत्यारी हैं, अच्छे नहीं होते प्रत्यारी। तो एक पुनर्वसु की भी माला कर ली, 2 या 3 माला रोज करनी पड़ेंगी। एक माला में 2 मिनट लगता है, तो 6 मिनट 8 मिनट नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो ना। फिर क्षम हो जाएंगे आपके रोहिणी के लिए और मृगशिरा के लिए बद हो गए। मृगशिरा वालों को तो माला करनी ही करनी चाहिए, क्योंकि गुरु का बद होना तो एक बड़ा ग्रह आकाश तत्व, यदि वो कुछ कमी करेगा तो थोड़ी सी दिक्कत आएंगी। तो उस कमी से बचने के लिए जब आप नक्षत्र का इलाज करोगे तो ग्रह का इलाज अपने आप हो जाएगा, वो आपको उस घर में ठीक फल देने लगेंगे। और ठीक फल नहीं भी दें तो जो बद की बात है ना, तो बद बहुत ही बुरा होता है, इसको तो कम कर देंगे तो न्यूट्रल भी हो जाएंगे वो, तो हमें तो वो भी अच्छा है। शुक्र पूर्वा फाल्गुनी में है, अति मित्र हैं, कृतिका के लिए मित्र हैं,
आपके रोहिणी के लिए, और वध हैं आपके मृगशिरा के लिए। केवल मृगशिरा नक्षत्र वालों को पूर्वा फाल्गुनी का एक माला बीज मंत्र करना चाहिए। फिर ये उत्तरा फाल्गुनी में आ जाएंगे तो जन्म हो गए किसके लिए? जन्म हो गए कृतिका के लिए, अति मित्र हो गए अब रोहिणी के लिए, और मित्र हो गए मृगशिरा के लिए। तीनों के लिए अच्छे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये 7, 10, 25 को आ जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी में। उत्तरा फाल्गुनी तो अच्छा हो गया। फिर 18, 10, 25 को आ जाएंगे हस्त में, और हस्त की बात हम ऊपर कर चुके हैं। तीनों के लिए बहुत अच्छे हैं, कोई उपचार कोई इलाज नहीं करना, बड़े आनंद की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब शनि महाराज भी इस महीने नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शनि का, राहु का, गुरु का और केतु का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा मायने रखता है। बहुत लंबे समय के बाद ये अपने नक्षत्र को परिवर्तित करते हैं, तो इससे गोचर व्यवस्था में बड़ा चेंज माना जाता है। तो उत्तरा भाद्रपद में तो आपके लिए कृतिका के लिए साधक हैं, परंतु रोहिणी के लिए प्रत्यारी हैं, और मृगशिरा के लिए क्षैम हैं। और कुछ दिनों बाद तुरंत उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे। अभी बकरी है ना, इसलिए आगे चले गए। इसलिए देखो, सबसे पहले तो आप कृतिका वाले खूब खुश रह सकते हैं, और रोहिणी वाले भी रोहिणी वाले नहीं, मृगशिरा वाले बहुत खुश रह सकते हैं। और रोहिणी नक्षत्र वालों को उत्तरा भाद्रपद की बीज मंत्र की माला जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करना चाहिए। और शनि जैसे ग्रह को ठीक करने के लिए 11 माला तो बनती हैं। अब आप एक ही करो तो अच्छा है, परंतु 11 करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे तो कुछ दिनों के लिए रहने वाले हैं। तो यहाँ पे कृतिका के लिए खराब हो गए, परंतु रोहिणी के लिए अच्छे हो गए, और मृगशिरा के लिए तो बद और खराब हो गए। तो फिर जब वो पूर्वा भाद्रपद में रहें तो यहाँ पे रोहिणी वाले खुश रह सकते हैं, परंतु कृतिका और मृगशिरा वालों के, इनके किसके, पूर्वा भाद्रपद के बीज मंत्र का जप करता रहना चाहिए। क्योंकि राहु भी पूर्वा भाद्रपद में है, तो करना ही चाहिए आपको, बीज मंत्र का जप करना ही चाहिए। और केतु पूर्वा फाल्गुनी में है, और पूर्वा फाल्गुनी की बात हमने कर ली है। अति मित्र हैं रोहिणी नक्षत्र के लिए, और रोहिणी नहीं, कृतिका के लिए, और रोहिणी नक्षत्र के लिए मित्र हैं, और केवल बुरे हैं मृगशिरा के लिए। तो इन्हें इसका मंत्र करना चाहिए। बाकी आप बीज मंत्र का जब जब करते हैं तो आनंद आता है। मैंने एक कमिटमेंट किया था कि वीडियो के अंत में इस दशहरा और दीपावली, दशहरा 2 तारीख को है, दीपावली 20 तारीख की है। 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन है। हालांकि 5 दिवसीय बड़ा प्रकाश पर्व है और हर व्यक्ति को बड़ा आनंद देता है। तो दशहरे पूजन में आपको दुर्गा माता को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। ये दशहरे के दिन की बात है। और दीपावली के दिन आप जैसी पूजन करते हैं आप वैसी पूजन जरूर करिए, परंतु महालक्ष्मी को गुलाब और कमल का पुष्प अर्पित करना आपके लिए बड़ा शुभ होगा। यदि आप व्यापारी हैं तो अपने दुकान में शंख रख लीजिए। यदि आप नौकर हैं, मतलब नौकरी करते हैं, तो शुक्रवार को कन्याओं को खीर जरूर खिलाएं। और यदि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी उठापटक चल रही है, उसे ठीक करना है, तो अपने जीवन साथी को, पति पत्नी को या पत्नी पति को चांदी के आभूषण भेंट करें। तो चांदी सस्ती है, सोने में समस्या होती है। तो फिर यदि आपको धन की बहुत जरूरत है तो 11 कौड़ियां हल्दी में पीली करिए और अपनी तिजोरी में रखिए, निश्चित आनंद मिलेगा। ये बहुत ऊर्जावान महीना है, और पूरी ऊर्जा प्राप्त कीजिए, आनंद कीजिए। जय माता दी।